खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं असदुल्ला खान हूँ। सादिया आज ये प्रोग्राम नहीं कर पा रही हैं किसी वजह से, और आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मैं सर अंजाम दूँगा। सबसे पहले तो आज हम जिक्र करेंगे कि भारत ने एक और कोशिश की पाकिस्तान में दरअंदाजी की। पहले उसने फ़ज़ाई कोशिश की, वो नाकाम हो गई, बल्कि नाकामी क्या हुई, मुंह की खाना पड़ी भारत को, और अब उसने फ़ज़ाई रास्तों से दरअंदाजी की कोशिश की और उसका नतीजा भी वही निकला। पाकिस्तान ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी, उसकी आबदोज़ का सुराग लगाया। अब भारत चाहता क्या है, कोशिश कर रहा है बार बार कि अपनी सुबकी को मिटा सके, वो शर्मिंदगी जो उसे कुछ दिन पहले उठाना पड़ी थी उसका जवाब दे सके, उसका इजाला कर सके। ये कर नहीं पा रहा भारत। अब ज़ाहिर है इलेक्शन सर पे हैं, मुख्तलिफ तजज़ियाकार ये कहते हैं कि भारत के लिए इस बेइज्जती को झेलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत कोई और एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है और उसका नतीजा भी वही निकलता है जो उसको फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की सूरत में निकला था, तो फिर एक ऐसे गहरे गड्ढे में जा गिरेगा जहाँ से निकलना शायद मोदी के लिए तो मुमकिन ना रहेगा और वहाँ पर हालात बहुत तब्दील होंगे। अब भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या वो करना चाह रहा है, और पाकिस्तान उसकी स्ट्रेटजी को जंग के लिए उकसाए बगैर और जंग को टालने के साथ साथ पाकिस्तान किस तरह से भारत को टैकल कर सकता है और ऑप्शंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम का मौजू होंगे। और साथ ही ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि भारत जो कुछ कर रहा है या करना चाहता है उसको इस सारे खेल में इसराइल की हिमायत हासिल है। सवाल यह है क्यों इसराइल क्यों भारत को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ इसराइल की आखिर क्या दुश्मनी है, इसराइल के क्या स्ट्रेटेजिक मुफादात होंगे अगर वो पाकिस्तान में भारत के ज़रिए से अपने जो मज़मूम मज़ाइम हैं उसको बुएकार लाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं आप भी, और आसिफ हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी दिफाई तजज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं सबसे पहले आसिफ हमायूं साहब, ये एक और कोशिश की भारत ने, और इस दफ़ा उसने बहरी हुदूद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। तो इससे दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई। एक तो ये कि भारत कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से अपनी शर्मिंदगी का जवाब देने की, और दूसरा यह है कि पाक बहरिया की जो सलाहियत है उसका भी इजहार खुलकर हो गया, और उससे भी अब दुश्मन को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ऐसे नहीं कर सकता कि वो अंधेरे में खामोशी से पानियों के अंदर से वो दाखिल होने की कोशिश करे और उसे कोई देख नहीं रहा। ये भी भारत को बखूबी पता चल गया, और न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर को भी। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा आपसे कि पहले तो मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। 28 फरवरी को भारतीय बहरिया के नुमाइंदे ने जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, उसमें उसने खुल के कहा कि भारतीय बहरिया जो है वो अपने डिप्लॉयमेंट पे चली गई है। इसका मतलब ये है कि जो ना भारतीय बहरिया के जहाज़, उसकी आबदोज़ें, उसके हवाई जहाज़ समंदर पे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अपने अपने स्टेशन पे मौजूद हैं, ताकि उनको अगर हमला करने का हुक्म दिया जा सके तो वो पाकिस्तान को फ़ौरन जो है हमारी बहरी हदूद के अंदर हमें नुकसान पहुंचा सकें। तो ये कल शाम को, ये रात के 8:30 बजे के बाद जो है ये एक सबमरीन जो है रात के अंधेरे में जो पकड़ी गई, ये अपने पेट्रोलिंग स्टेशन पे मौजूद थी। ये पाकिस्तान के समुद्री सरहद के अंदर तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी समुद्री सरहद के बिल्कुल नज़दीक थी। इसका फासला कोई हमारी समुद्री सरहद से तकरीबन कोई 40-50 मील था। जो इसके ऊपर जो वेपन्स हैं उनका इफ़ेक्टिव रेंज इतना है कि वो हमारी जो है समुद्री सरहद के अंदर कारगर हो सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं हमारे बहरी जहाज़ों पे, हमारे मर्चेंट शिप्स के ऊपर। लेकिन ये अपने पेट्रोलिंग स्टेशन पे थी। जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि जंग से पहले आबदोज़ें अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाती हैं और उनको हुक्म ये होता है कि आपने वहाँ पे अनडिटेक्टेड रहना है जब तक कि आपको हमले का हुक्म ना मिले। और इस कोशिश में तो नाकाम हुए। ये कोशिश के जो डिटेक्ट हो गए, बिल्कुल नाकाम हुए। और जी, ना सिर्फ वो डिटेक्ट हुए बल्कि आपने जो आज दिन में वीडियो जो है जो टेलीविज़न पे चलती रही, लोगों ने देखा कि ये सबमरीन जो थी एक इत्मीनान से स्नॉर्कलिंग कर रही थी। इसको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी एक वीडियो बन रही है जो दुनिया के, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे और दुनिया के टेलीविज़न पे दिखाई जाएगी, ताकि पता चल सके कि पाकिस्तानी बहरी अफवाज का पेशा वराना सलाहियत में कितनी कामयाबी है और कितना उनका काम है
हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोगों की पेशा वराना सलाहियत बहुत अच्छी है। इस सबमरीन के ऊपर जो 2017 में के दिसंबर में भारतीय बहरिया में शामिल की गई, ये बड़ी मुश्किल से, इसको तो हम कह सकते हैं कि अभी इस सबमरीन का पेंट भी जो है ना अच्छी तरह सूखा नहीं होगा, और उस हालत में इतनी जदीद सबमरीन को हमारे हवाई जहाज़ ने पकड़ लिया और इस सबमरीन को ख़बर तक ना हुई कि हमारे हवाई जहाज़ ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। और बाकी कार्रवाई अब पाकिस्तान की सवाबदीद पे थी, और पाकिस्तान ने, क्योंकि सबमरीन इंटरनेशनल वाटर में थी, इसको अटैक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम कोई भी इसको डराने के लिए कुछ और कार्रवाई कर सकते थे, वो भी हमने नहीं की, क्योंकि हम कोई जो है ना इस वक्त हम जंग में जाना नहीं चाहते बिल्कुल, और एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम मुसलसल ये बिहेव कर रहे हैं। मगर ब्रिगेडियर साहब, ये भारत के सर पर क्यों जंग सवार है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा, ISPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया, तमाम पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया कि हम जंग नहीं चाहते, और न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया भर को ये पैगाम दिया गया कि हम जंग नहीं चाहते। और इसी वजह से हमने कोई भारत की जारहियत के जवाब में जारहियत नहीं की, सिर्फ जवाब दिया, उसको रोका पाकिस्तान के हदूद में आने से। जंग असल टाल रहे हैं, लेकिन भारत टल नहीं रहा। क्यों? क्या फ़ायदा होगा? एक तो इलेक्शन का हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, भारत क्या नताइज हासिल करना चाहता है, और फिर इसराइल की मदद से? दरअसल मेरे ख्याल में जो भारत की प्रेजेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो फौजी कुव्वत है उसका सही असेस नहीं कर पाई, बल्कि वो कुछ इस किस्म के, जिस तरह जुनूनियत कहते हैं, उसमें वो आए हैं इक़्तिदार में और वो समझते हैं कि भारत जो है, या इन्होंने लोगों को ये बावर कराया है अपने लोगों को कि बहुत बड़ी मिलिट्री कुव्वत है, और हमारे सामने तो पाकिस्तान, हमने सिर्फ इशारा करना है और उन्हें लेटना है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको टेस्ट कर लिया और अपनी सियासी ज़रूरतों की वजह से टेस्ट किया है। वहाँ पर भारत में भी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि ये उनकी सियासी उन्होंने एक बनाया था कि क्योंकि पहले वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देकर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को उबार कर एक इम्प्रेशन, जिसको कहते हैं एक घुमंड, एक तकब्बुर में वो चले गए, और उन्हें सोचा कि भारत तो बहुत, तो ये हकीकत है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, उनकी बड़ी फ़ौज है, लेकिन एफिशिएंसी वाइज और उस तरीके से तो पाकिस्तान भी कोई पुश ओवर नहीं है कि जी आप आ जाए और आप इशारा करें। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह ने मदद की कि उनके एयरफोर्स ने कोशिश की, उनकी मुँह की कहानी पड़ी उनको। बड़ी फ़ौज तो मेरे ख्याल में हौसला नहीं कर सकी है, उनको मालूम है बॉर्डर के ऊपर हम मौजूद है, जो भी आप करना चाहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने बहुत गोलाबारी की और शायद वो समझते हैं कि इस तरीके से वो ओवर पावर कर लेंगे। मेरे ख्याल में उसमें भी उनको नुकसान उठाना पड़ा, और अभी नेवी ने भी अपना कारनामा दिखाया। तो मेरे ख्याल में अल्लाह के फजल से हमारी तीनों मुसल्लह फ़ौज जो है वो तैयार हैं और ठीक ठाक वो ट्रिम में है। इस तरीके से जो हमारी सियासी क़यादत है और हमारी फ़ौजी क़यादत जो भी है, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक अच्छा मुदब्बिराना किस्म का लहजा और पोस्चर रखा, जिसकी वजह से भारत जो है पाकिस्तान के सामने बिल्कुल ही इमैच्योर लीडरशिप और इस किस्म की चीज़ें करना कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि कौन से जहाज़ आपके हैं, कौन से नहीं हैं। बाद में कहते हैं कि हमारे पास फलाने जहाज़ होते तो हम ये कर लेते। भाई तुम्हारे पास वो भी मतलब आपको अपनी सलाहियत का अंदाजा ही नहीं है कि आप कितनी कमजोर सलाहियत है या कितनी अच्छी है, और आप किन तैयारों से वो काम करने जा रहे हैं जो आप शायद आप नहीं कर सकते, या कर सकते हैं तो आपके पास वो महारत नहीं है। तो ये तो है। अच्छा, अब मार्शल, क्योंकि ये जो जी मसूद अख्तर साहब ने भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर मैं आपके पास वापस आता हूँ कि मसूद अख्तर साहब, ये भारत अपनी खिफ़त मिटाने के लिए सब कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उसको चैन नहीं पड़ रहा, जो बेइज्जती उसकी दुनिया भर में हुई है, वो चाहता है उसका किसी तरह से जवाब दे ताकि अपनी उस सुब्की को मिटा सके, अपनी खिफ़त को मिटा सके। आपके ख्याल में टलेगा नहीं भारत इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करने का, कि उसके सर के ऊपर जुनून सवार है? कैसे टैकल करना चाहिए? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है,
अब भारत को क्या समझाने वाला दुनिया भर में कोई नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई फोरम, कोई अमेरिका उसे आकर कहे कि भाई आप ये बार बार अटेम्प्ट्स मत करें, बैठ जाएं टेबल पर, ये आपने जो पहले किया उसका भी नुकसान हुआ, भारत क्या इसके बगैर पीछे नहीं हटने वाला? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो असद साहब आपको, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब को, आसिफ हुमायूं साहब को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। बहुत पर्टिनेंट सवाल है। मुझे बेइंतहा खुशी हुई आज के इंडियन सबमरीन को हमारे एक एंटी सबमरीन जहाज ने पकड़ा, फिर उसको जाने दिया। एंड आई टेल यू द रीजन। नंबर वन, इंडिया आज के मारूजी हालात में अपनी पूरी कॉम्बैट पावर, मिलिट्री ताकत पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको बिल्कुल लड़ने नहीं दिया जाएगा। 30 दिन नहीं, 17 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 3 दिन में भी। और 3 दिन में याद रखने की चीज है कि वो अपनी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का एक भी ऑपरेशनल साइकिल पूरा नहीं, मतलब ऑफेंसिव, डिफेंसिव, काउंटर अटैक और काउंटर ऑफेंसिव और रिपोज नहीं हो सकता। सो दे रिजॉर्टेड टू 3 ऑप्शंस। 1, बॉर्डर को और ज्यादा हॉट कर दिया जाए, कर दिया उन्होंने। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी या से ग्राउंड से या एयर से कर दी जाए, वो कर दी उन्होंने। और उसके अलावा प्रॉक्सीज इस्तेमाल करना। और तभी आज मैं देख रहा था एक वार्निंग आ गई। क्या करेगा इंडिया आज? क्या करेगा इंडिया आज? वो मेरे ख्याल में एस्केलेट नहीं करेगा, मगर डी एस्केलेट भी नहीं करेगा। लेट्स फेस इट, वो एक बड़ी कौम है, बड़ी ताकत है, बड़ी मिलिट्री है उनका। हमारा अगर $8 बिलियन जो कि टोटल बजट है डिफेंस का, उनका कोई 40-50 बिलियन है। सो उनको ह्यूबरिस और घमंड और तकब्बुर है जिसने ये गलतियां उनसे करवाई। आई एम ग्लैड द एयर फोर्स केम इन एंड उन्होंने एयर पावर को डिफीट किया फॉर द टाइम बीइंग। नेवी आई, उन्होंने किया। आर्मी को उन्होंने पीछे रखा हुआ बिकॉज आर्मी सिंपली कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। अगर वो टोटल कॉम्बैट पावर नहीं ऑल अलोंग द बॉर्डर नहीं लाते तो कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर में लाते हैं 2 कोर्स, वो ले आएंगे, हम भी 2 कोर्स ले आएंगे। वो 5 स्क्वाड्स लेंगे, हम भी 5 स्क्वाड्स ले आएंगे। सो मखमसे में लेकिन आप तो स्टेट का माइंड बहुत क्लियर है जो कि जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं एक चीज़ जो है ना वो डिस्कस करना चाह रहा था, ज़रा वाइस एडमिरल साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए कि एक सबमरीन जब बॉर्डर पर आकर खड़ी हो जाती है, एक ऐसे जगह पर जहाँ से फिर आगे पाकिस्तानी पानी शुरू की हदूद शुरू हो जाती है, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ टेस्ट करना चाह रही है कि क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है? क्या वो पाकिस्तान नेवी की, क्या वो ये देखना चाह रही है, या वो ये देखना चाह रही है कि अगर उसे रास्ता मिल जाता है और कोई उसे डिटेक्ट नहीं करता और खामोशी रहती है तो वो एंटर कर जाए और कोई जारियत करे, या किसी जारियत के नतीजे की गरज से वहाँ पर आकर खड़ी हुई है? इसका मकसद क्या हो सकता है? ये मैं ज़रा आसिफ हुमायूं साहब से जानूंगा। एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस फिर वाइस एडमिरल साहब के पास आते हैं और बाकी मेहमानों के साथ सामने में सवाल रखते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। अभी मैं वाइस एडमिरल साहब के सामने के लिए एक सवाल छोड़कर गया था। सर, ये ज़रा आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है सबमरीन दुश्मन की, क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ वो बताना चाह रही होती है कि मैं आपके सर पर मौजूद हूँ, उसका मकसद ये होता है कि वो चेक करना चाह रही है कि दुश्मन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, या फिर वो रास्ता तलाश कर रही होती है, मौका ढूंढ रही होती है कि वो एंटर करे और अपने मकासद हासिल करे? क्या होता है मकसद? देखिए, मैं ये कहूँगा ये कन्वेंशनल सबमरीन है। स्नॉर्कलिंग करते हुए पकड़ी गई है तो ये कन्वेंशनल सबमरीन है। कन्वेंशनल सबमरीन जब इस तरह आती है तो एक तो पहला मकसद तो ये होता है, स्पेशली जैसे आजकल टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई हुई है, कि जो 2 या 3 दिन इसको लगने थे बम्बई से पाकिस्तान के साहिलों के जनूब तक आने के लिए, एक तो वो बचाया जा सके। सो इट इज़, ये एक तरह से प्री पोजीशनिंग है लड़ाई के लिए। दूसरा मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप दुश्मन की सरगर्मियां जो हैं उस पर छुप के उसके ऊपर एक तरह से नज़र रख सकें कि पाकिस्तान नेवी के कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन से यहाँ पे हवाई जहाज़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें छुप के रहना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप आ जाते हैं तो आपको फिर ये अंदाज़ा बड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पे मौसम कैसा है, पानी का टेम्परेचर आपको कितना जो है ना, कहाँ पे आपने हाइड करना है, कहाँ पे आपको जो है ना स्पीड लगा कर जाने का मौका मिल सकता है। ये सारी चीज़ें
होती हैं। तो ये किसी इसलिए नहीं आया था कि जिन्हें इसको किसी क्रूज़ पे जाना था या कोई मुलाकात करने आया था। ये सबरीन जो आई थी कलवरी, ये बिल्कुल जो है अपने जंगी अज़ाइम के साथ आई थी, जिसमें ये तीनों चीज़ें शामिल हैं कि हमले का हुक्म मिले तो हमला करे, उसके अलावा पाकिस्तान बहरिया की जो भी यहाँ पे मूवमेंट है उनके ऊपर नज़र रखे, और तीसरे ये कि जो इसका पेट्रोल एरिया है उसको अच्छी तरह समझ के यहाँ पे तैयार रहे। तो ये तीनों अज़ाइम थे। ये जो जिस चीज़ में ये बुरी तरह फेल हुए हैं वो ये तो इस तरह चीज़ में बुरी तरह फेल हुए हैं कि इसको हमले के ऑर्डर से पहले डिटेक्ट नहीं होना चाहिए था, और ये हमारे तो हवाई जहाज ने डिटेक्ट ये आसिफ मायून साहब, ये उसकी नाअहली है या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है जो कि प्रूव हुई है? देखिए, इसमें मैं पाकिस्तान की कैपेबिलिटी की प्रेज की तारीफ ज़्यादा करनी चाहिए। पाकिस्तान की देखें कैपेबिलिटी, क्योंकि हवाई जहाज़ ने ना सिर्फ इसको डिटेक्ट किया बल्कि ऐसा जहाज़ ने अपना प्रोफाइल ऐसा रखा कि सबरीन के ऊपर भी इंफ्रारेड सेंसर हैं, सबरीन पे रेडार के सिग्नेचर लेने की सलाहियत मौजूद है। सबरीन जो है ना रात को जो है वो नाइट विजन डिवाइसेस से देख सकती है, लेकिन हमारे हवाई जहाज़ ने अपना प्रोफाइल ऐसा रखा कि वो सबरीन को पता नहीं चल सका कि वो यहाँ पे हवाई जहाज़ पाकिस्तान बहरिया के उसकी तस्वीरें और एक वीडियो बना रहा है। ये बात जो है ये हमारी प्रोफेशनल सलाहियत, हमारी काबिलियत और अल्लाह ताला की हमारे साथ जो मदद है उसकी वजह से मुमकिन हुई है, वरना तो ये पॉसिबल नहीं होती है। आप समझ लें कि समंदर में एक जैसे आप देख रहे थे कि वो एक छोटी सी जब सबरीन स्नॉकल कर रही होती है तो ये आप केमाड़ी में आपने जो हमारी माहीगीर कश्तियाँ देखी है उससे भी छोटी चीज़ होती है, और इसको रात के अंधेरे में हमारे हवाई जहाज़ ने डिटेक्ट किया। जी ठीक है। अच्छा, अब एक और मौजू की तरफ आते हैं ब्रिगेड साहब। ये इसराइल का जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया, ये जॉइंट वेंचर है जो कुछ भारत कर रहा है, उसको न सिर्फ इसराइल की बल्कि कुछ और ममालिक की हिमायत हासिल है, बल्कि हिमायत ही नहीं मुआवनत हासिल है। क्यों एक क्लस्टर बन रहा है इंडिया के साथ? बाकी कुछ जो कुव्वतें हैं वो मिलकर पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहती हैं और रीजन से क्या हासिल करना चाह रही हैं? क्या मकसद है इसका? हाँ, दरअसल अगर आप देखें तो इजराइल अमेरिका का वो विपिंग बॉय है, और अमेरिका या इजराइल ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ये जो दिफाई एटमी क़ुव्वत है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक मुल्क है और इस्लामिक सिविलाइजेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। उनको इंडिया के एटमी क़ुव्वत होने पे कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है, मगर पाकिस्तान के ऊपर है। और वो समझते हैं कि किसी तरीके से भी, चाहे वो इंडिया को शाह देकर इंडिया जो है पाकिस्तान को प्रोवोक करे और ऐसी कोई सूरत हाल बने कि जिसमें हम पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इजराइल जो है वो पक्का इंडिया के साथ मिला हुआ है। इंडिया की जो मौजूदा क़यादत है बनिस्बत पुराने क़यादत के, जो नेहरू डॉक्ट्रिन कहलाता है, वो ज़्यादा जो इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतें थी उनके साथ अलाइन था, यानी मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर के साथ। अच्छा ब्रिगेड साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस मौजू पर वापस आ जाता हूँ। मैं ज़रा चूँकि आज की अहम मिनट है और मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौजू पर ज़रा व्यूअर्स को 2 मिनट के लिए ले जाना चाह रहा हूँ, फिर हम आ जाएंगे वापस इस मौजू पर। मेरे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया, और जाहिर है आपको उसको हमने इसलिए ज़हमत दी है कि जो आज वज़ीर इत्तलात से इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने पेश कर दिया है, पहले तो सबसे पहले यही बता दिया कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया फयाजुल हसन चौहान साहब से, या उन्होंने खुद पेश किया है कि जी दबाव चूँकि बढ़ रहा है हुकूमत पर तो मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर देता हूँ? क्या है असल हकीकत? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 22 साल पहले जब इमरान खान साहब ने ये कहा था, जब इमरान खान साहब ने ये पार्टी शुरू की थी तो ये जस्टिस पे, इक्वल ट्रीटमेंट पे ये पार्टी शुरू की गई थी। 22 साल पहले जब उन्होंने जद्दोजहद शुरू की तो गरीब अमीर और हर शख्स को एक जैसी इज्जत और इंसाफ देने के लिए शुरू की गई। तो इसलिए इस पार्टी का जो बुनियादी मंशूर है उसमें तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक और गरीब और अमीर के ऊपर यकसा कानून के नफाज का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक एजेंडा है। ठीक, इसी एजेंडे को फॉलो करते हुए आज पार्टी की लीडरशिप ने
जो आपके सामने जो एक अमली मुजाहरा दोबारा किया है, हायर मॉरल स्टैंडर्ड और हायर मॉरल ग्राउंड के ऊपर आपको पाकिस्तान में जो पहले नहीं होता आया वो हम एक के बाद दूसरी बार करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत में। वो पहले 2 फेडरल में मिनिस्टर्स के रिजाइन हों, वो बाद में अलीम खान साहब का रेजिग्नेशन हो या वो फयाज चौहान साहब का, इस बात से कता नजर के चौहान साहब ने रिजाइन दिया, उनसे मांगा गया, ये चीज अहम नहीं है। अहम बात यह है कि हम एज अ पार्टी बिलीव करते हैं कि हमें अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो किसी कायदे कानून के अंदर दिया है, और जमहूरियत इसी चीज का नाम है कि आप अपने मंशूर पे खड़े हों और जब कुर्बानी देने का टाइम। लेकिन शहबाज गिल साहब चूंकि वो माजरत कर चुके थे अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी या गलती से दे दी, चूंकि वो माजरत कर चुके थे तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खुद तो वो नहीं दिया होगा, उनसे इस्तीफा लिया गया। मैं दोबारा आपको ये कहता हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है। ये भी तो देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में एक डिसिप्लिन किस तरह से है कि आप इस्तीफा अपने वज़रा से मांगते हैं या कोई शख्स खुद शर्मसार होकर दे देता है, दोनों अलग चीजें हैं। मैं दोबारा, एक तो हमारे यहाँ ये भी एक रवाज है कि हमने सवाल करना और फिर मर्जी का जवाब देना। आप ऐसा ना कीजिए, आपने नहीं, आप इधर वेज जवाब तो दीजिए ना कि दिया या लिया, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे सिरे से। कीजिए जवाब, मुझे मेरी मर्जी का देना जी। तो मैं तीसरी दफा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट एक तो वो वाकया है जो हुआ, और उस वाकये के बाद आप अगर ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में क्या डिसिप्लिन है तो मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा। मैंने तो अभी आपके सामने खिदमत आपकी में अर्ज किया कि ये पार्टी वाहिद है जो ये स्टैंडर्ड सेट कर रही है। ये पाकिस्तान में ना पहले देखे गए हैं ऐसे स्टैंडर्ड, ना पहले सुने गए हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि डिसिप्लिन का धारा कहां से बह रहा है, खुद पार्टी के वर्कर्स की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से? हर जगह से जब लीडरशिप क्लीन होती है और लीडरशिप क्लियर होती है और वो प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती है तो यकीन कीजिए नीचे से ऊपर तक तमाम लोग जो हैं वो सिंक्रोनाइज वे में। राइट। उनका सर अब इस्तीफा मंजूर हो गया है शहबाज गिल साहब? जी, इस्तीफा मंजूर हो गया और वो आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया। अच्छा, अब कोई नया नाम इसके लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, शमशाम बुखारी साहब या कोई और? जी बिल्कुल शमशाम बुखारी साहब को इसके लिए फाइनलाइज किया गया है और वो ही इसका कल या परसों उनका जो है वो वोट टेकिंग सेरेमनी होगी। अच्छा शहबाज गिल साहब, एक सवाल, वैसे आप कहेंगे कि ये अजीब सा सवाल है लेकिन चूंकि व्यूअर के ज़हन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो इसलिए पूछ लेने में हर्ज नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शमशाम बुखारी साहब का नाम बहुत अरसे से फाइनल हुआ था, अगर ये गलती ना भी सरजद होती फयाजुल हसन चौहान साहब से तो यही होता, शमशाम बुखारी साहब को बिलाखिर ये वजीर तलात लगाना ही था। उनका नाम ज़ाहिर है हम भी सुन रहे हैं बहुत अरसे से फाइनल हुआ है जब से वो ज़मीनी इलेक्शन जीते हुए हैं। जी देखिए, मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि हमारी कौम में हम अच्छे और बुरे वाकयात को दोनों को उनके मेरिट के ऊपर ना अप्रिशिएट करते हैं ना रेप्रीमांड करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जैसे एंकर से मैं ऐसे सवाल को, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो लोगों को गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऐसा सवाल करेंगे जबकि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये डिसीजन किन हालात में हुआ और क्यों हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को ना कीजिए क्योंकि आपको पता है कि ये कैसे हुआ है। राइट और अगर इतनी आला सतह की कुर्बानी और इतनी आला सतह की रिस्पांस के बाद अच्छा, आप एक चीज़ और मुझे आखिरी बता दीजिएगा गिल साहब, एक चीज़ और बता दें कि क्या फयाजुल चौहान साहब को कुछ अरसे में कोई और पोर्टफोलियो दिया जाएगा? ये पार्टी में ज़रा गौर है? ये आला क़यादत इसका फैसला करेगी जी, जब करेगी तो मैं आपको इंशाल्लाह। आला क़यादत से मुराद उस्मान बुज़दार साहब हैं या इमरान खान साहब? दोनों आला क़यादत में शामिल हैं। थैंक यू सर। शहबाज गिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौजू पर ये अभी जाते हुए कहा कि मैं एक अलग मौजू पर ले जा रहा हूँ, लेकिन ये अलग मौजू एक तरह से था भी और एक अलग मौजू नहीं भी था, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के पस मंज़र में ही फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह जवाब दिया था और उसके नतीजे में उनको अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े। फयाजुल हसन चौहान साहब काफ़ी अरसे से नोट हो रहे थे उनकी गलतियाँ, और आप जानते हैं कि पैमाना जो है वो कतरा कतरा करके भरता है और जिम्मेदारी आखिरी कतरे पर आयद हो जाती है कि इस कतरे की वजह से पैमाना छलक गया। और पैमाना छलका जिस कतरे की वजह से वो यही था कि उन्होंने जो हिंदू बरादरी के हवाले से, जो कि बड़ी मोहतरम है हमारे यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी भी और बाकी तमाम कम्युनिटीज़ भी, और उसको जवाब दिया। अब मैं वापस आ जाता हूँ महमूद शाह साहब, आप ही के पास आता हूँ क्योंकि मैं आप ही की बात काट कर गया था। ये एक ज़ाहिर है इसी में से निकला हुआ एक मसला था और पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, उस पर हम चले गए, लेकिन आप जो गुफ्तगू कर रहे थे इसराइल के हवाले से वो कर लीजिए, फिर मैं मसूद अख्तर साहब से भी उस पर राय लूँ।
जी, उस तरीके से इजराइल अमेरिका के शे के ऊपर जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो एटमी क़ुव्वत है इसको कैसे ज़ाइल किया जाए। और मेरे ख्याल में इससे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुके हैं कि वो इंडिया में डेरे डाल के कोशिश करता रहा है। अभी का ये है कि उनको इंडिया को इजराइल की तरफ से ही और अमेरिका के बिहाफ पे भी शाह दे जा रही थी कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, और उन्होंने शायद सोचा कि इस हमले के दौरान शायद ऐसे हालात पैदा हो जाए कि हम कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसलिए इजराइल जो है अमेरिका के इंडिया के साथ बिल्कुल मौजूद था, और बल्कि ये कहते हैं कि 3 ममालिक है अभी, इजराइल और इंडिया और इसके बाद तीसरे ममालिक के मुख्तलिफ नाम, लेकिन शायद ये अमेरिका का जो नाम आ रहा है इसमें अब चाहता है। मसूद अख्तर साहब, मैं अगर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अमेरिका की तरफ एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप वो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को बैठना चाहिए और हम आपकी सालिसी कराते हैं, और दूसरी तरफ जो नाम सामने आ रहे हैं ज़राए से कि भारत जो जारहियत पाकिस्तान पर कर रहा है उसमें उसको अमेरिका की मुआवनत भी हासिल है और इसराइल की भी। तो अमेरिका क्या डबल गेम खेल रहा है? देखिए, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती एक्सेप्ट कौमी मफादात। सो उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया की, सो वो सपोर्ट करते हैं। वो उसको एक पुलिसमैन बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन में उनके बिहाफ पे, और इसी वजह से उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब 2 न्यूक्लियर ताकतें जंग करने लगें, जब जो कि दोनों मुल्कों के लिए, खित्ते के लिए, दुनिया के लिए शदीद खतरात, और उनकी सारी पॉलिसी अगर जंग होती है, the Afghan Taliban are on their own, their entire policy will go for a 6। so वो ये जंग नहीं चाहते। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक्स पर्सन है चीफ मिनिस्टर के, जी देखिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं जी। हम में से किसी में जरूरत नहीं है कि इन चीजों को चेक कर सकें, कतराएंगे इसका जवाब देने से कि उन्होंने खुद दिया या लिया गया। रीजन आप याद कीजिए कि आपने नैप पर भी बात करनी है, नेशनल एक्शन प्लान पे भी बात करनी है। इसकी एक मदर डॉक्यूमेंट थी निस्प, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी, उसने कहा था देयर शैल बी अ काउंटर नैरेटिव। आज तक याद रखिए असद साहब, किसी में जरूरत नहीं हुई सियासी जमात में या इवन हम लोगों में कि वो एक काउंटर नैरेटिव हम बना सके। नंबर 2, दिस शैल सर्व द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आज तक कोई वजीर आजम, वजीर दिफा, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी 4 अहम तरीन कौमी मफादात का तयन करके हमें बता नहीं सकता। हम 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम चारों को कोई पता नहीं, किसी ने कभी लिख कर नहीं दिया। सो द नेट रिजल्ट के इसराइल आ जाता है बीच में, अमेरिका आ जाता है बीच में। लेकिन हमने पहले जो बात की कि इंडिया ना इस वक्त एस्केलेट करना चाहता है ना डी एस्केलेट करना चाहता है, ये मुहिब खतरात हैं। सो जो एडमिरल साहब ने जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था कि हमें इस वक्त इसराइल की, इंडिया की नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। दे वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, उन्होंने कर दिया। वी वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट, वी डिड इट इन अ बिगर वे। सो आई थिंक इमरान खान गवर्नमेंट, मिलिट्री लीडरशिप हैव डन, they have taken a sigh of relief, taken a step back. India has taken a step back, मगर Modi will continue to exploit this. So we must not lower our guards. So the Navy, Army, Air Force, political leadership, they are all together. And I think it is time कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे हैं मुल्क के अंदर जो अभी भी हैं, आप कह रहे हैं कि जी बहुत ऑपरेशन वो खत्म हो गए, नो खत्म नहीं हुए। सो द नेट रिजल्ट, पिछली टीवी चैनल पे बात हुई कि प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप्स पे आज फैसला हुआ है कि उन पे एक एश्योर्ड हाथ डाला जाएगा। आई विश दे डू इट, आई विश दे इशू अ काउंटर नैरेटिव, आई विश दे पुट 4-5 वाइटल इंटरेस्ट टुगेदर असद साहब फॉर यू टू डिबेट। सही है। और जिस वक्त आप ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, उसी वक्त ये खबर मौसूल हुई है एयर मार्शल साहब कि वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जैश ए मोहम्मद और फलाह इंसानियत पर पाबंदी लगाने का। जमात दावा पर और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर यह पाबंदी का नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है। इस पर फैसला पिछले दिनों मीटिंग में हुआ था। अभी नोटिफिकेशन, जब आप ये बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन की भी खबर आई है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, जो अभी आप बात कर रहे थे सर, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी की मैं खुद अपने समझने के लिए और ज़ाहिर है व्यूअर्स के लिए भी ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इंडिया ना एस्केलेट करना चाहता है ना डी एस्केलेट करना चाहता है, तो फिर इंडिया क्या चाहता है? इंडिया इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहता, तो तीसरा ऑप्शन क्या है?
या ये दोनों पर वो काम कर रहा है? क्या वो हालात के धारे पर खुद को छोड़ देना चाहता है? लेकिन इलेक्शन के लिए वो क्या ऑप्शन को देखेगा? मोदी साहब क्या देखेंगे कि मेरा इलेक्शन है तो मुझे एस्केलेशन फेवर करती है या डी एस्केलेशन फेवर करती है, या दोनों ही नहीं कर रही हैं, या दोनों कर रही हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं मसूद अख्तर साहब बात कर रहे थे और मैं चाहूँगा सर आप ही इसकी क्लैरिटी कर दें, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे आसिफ हुमायूं साहब और महमूद शाह साहब के पास जाता हूँ। क्या आपकी इससे क्या मुराद है कि ना इंडिया एस्केलेट करना चाहता है ना डी एस्केलेट करना चाहता है, तो फिर इंडिया क्या चाहता है और क्यों कर रहा है ये सब? देखिए, डी एस्केलेट इस वजह से नहीं चाहते वो कि नंबर एक उनकी बहुत सुबकी हुई है इस जंग में अभी तक, और वो प्रूव करना चाहते हैं अपनी आवाम को उस खिफत को मिटाने के लिए। नंबर दो, इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना, इससे नॉट विद स्टैंडिंग के जहां वो 22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे थे, अब वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम इतनी जीतेंगे इतनी हारेंगे। और एस्केलेट क्यों नहीं करना चाह रहे? बिकॉज याद रखने की चीज है कि आज की जंग आम सन 65-71 कारगिल वाली जंग नहीं है जहां पे कि वॉर डिक्लेयर की जाए। सो वॉर और पीस, अमन और जंग के दरमियान लाइंस बिल्कुल ब्लर हो गई। इसी तरह से डिफीट और विक्ट्री के दरमियान लाइंस ब्लर हो गई हैं। ये पेचीदा जंग है। उसके साथ अगर इजराइल भी डाल दें, अमेरिका भी डाल दें, और बीच में जंप इन करें सऊदी अरेबिया, यूएई, जिनके $100 बिलियन ईच के स्टेक्स हैं, तो जब उन्होंने कहा कि जनाब आप ये नहीं कर सकते, यू कांट फाइट अ वॉर दैट लीड्स टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज, गॉड फॉरबिड, तो वो एस्केलेट। देखिए, सुषमा स्वराज चाइना गई और उन्होंने कहा हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते बिकॉज चाइना के भी स्टेक्स हैं और चाइना इज अ कंटेंडर टू बी अ सुपर पावर इन दिस एरिया। सो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन उस दिन एमईए की जो ब्रीफिंग थी उसमें कोई नाम नहीं था। सो आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे मगर डी एस्केलेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि खिफत होगी, सुबकी होगी और हमें इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। सो वी रिमेन ऑन द अलर्ट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दरमियान का रास्ता क्या है आसिफ हुमायूं साहब? ये इंडिया बीच में लटका रहेगा तो इलेक्शन भी लड़ने हैं मोदी ने, क्या पॉलिसी लेकर वो इलेक्शन में जाएंगे? जी, मैं एक तो हमें समझने की बात ये है कि ये जो आजकल की लड़ाई है ये फ़ौजों की लड़ाई नहीं है, इसमें हर तरह के हरबे इस्तेमाल होते हैं, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। बिल्कुल। या जैसा कि एयर मार्शल साहब ने कहा कि ये आजकल जंग और अमन के दरमियान में जो वाज़ेह ख़त होता था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कुलभूषण यादव जो आया था वो अमन के ज़माने में आया था, लेकिन करने क्या आया था? यही अफरा तफरी फैलाने आया था। जो 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसका आप इसका अमली मुजाहरा देख रहे हैं। हिंदुस्तान में वो डीएस्केलेट कैसे करें? 300 चैनल रोजाना रात को बैठ के एक हिस्टेरिया की तरह जो हिसाब किताब लेते हैं सर बकायदा पब्लिक के जी पब्लिक के सामने एक वॉर हिस्टेरिया पेश कर देते हैं, और वहाँ पे रेटिंग्स की लड़ाई जो है वो उसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं एक कदम भी जो ना कोई चैनल दूसरे चैनल से पीछे हटने के लिए तैयार। तो इस सूरत हाल में तो जो ये डी एस्केलेशन उनकी गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे वजीर आजम ने बड़े खुल के कहा कि हमें पता है कि हिंदुस्तान जो है इलेक्शन में जाने वाला है और मोदी हुकूमत के लिए तो, लेकिन आसिफ भाई साहब फिर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत को भारतीय मीडिया चला रहा है कि वो एक जिस तरह से रात को बैठ के करते हैं, उसके नतीजे में अगर उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी पॉलिसी से पीछे हटें या उसको चेंज करें? तो मेरे ख्याल से बात इसके दरमियान की है। भारतीय मीडिया को हुकूमत नहीं तो बीजेपी की पार्टी जो है वो लाइन देती है, वो जो है भारतीय चैनल जो ना फिर उसके बढ़ चढ़ के तो एक तरह से जो ना वो एक अपने बनाए हुए एक चक्कर में फंस के रह गए। उन्होंने पुलवामा अटैक जब हुआ था, जो उन्होंने उस दौरान मोदी ने अपनी इलेक्शन रैलीज नहीं ख़त्म की, उन्होंने जाते के साथ ही कहा कि मैं इसका बदला लूँगा। वो बदला लेने के बजाय वो एक बंद गली में बंद हो गए। लेकिन उनको इस तरह की बात जो है वो करने से पहले सोचना चाहिए था कि अगर कोई इसका ख़तरनाक
नतीजे निकलते हैं तो तारीख में मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि ये शख्स था जिसने जो ना इस तरह की जो एक सूरत हाल पैदा कर दी थी। 1.5 अरब पाकिस्तान और इंडिया की आबादी है। दुनिया की आबादी का तकरीबन जो है 1/4 जो लोग, 1/4 नहीं 20% लोग यहाँ पे रहते हैं। गुर्बत का आलम ये। आपने एक बात अभी थोड़ी अर्से पहले नैरेटिव की, काउंटर नैरेटिव की और ये सारी बातें की आपने, नेशनल एक्शन प्लान की। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में हमें नुकसान हुआ है वो हमने तालीमी निज़ाम जो है इस मुल्क का एक ज़बू हाली और एक तबाही की तरफ हमने कर दिया। जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो कच्चे दिमाग के साथ हर तरह के प्रोपेगेंडे के अंदर जो है ना वो मुब्तला होकर जो है ना उस तरफ चल पड़ते हैं। सही है। हमें जो है इसको नेशनल एक्शन प्लान में हमें, और इस हुकूमत ने डाला है और सूबाई हुकूमतें भी इस पर काम कर रही हैं, हमें अपने निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये जो काउंटर नैरेटिव है इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं ब्रिगेड साहब, एक और सोचने का अंदाज़ है, या देखने का जाविया एक और भी है, और वो ये है कि जिस वक्त पर आकर इंडिया ने ये सब हरकत की है, उस वक्त में पाकिस्तान रीजन में एक बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया था जब अमेरिका को पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में मदद दरकार थी, और पाकिस्तान ने अपना वो रोल बड़ी अहसन तरीके से अंजाम दिया। अब उसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया के यहाँ ये टेंशन भी हुई कि अगर अब मुज़ाकरात हो जाते हैं वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, और पाकिस्तान को भी उसमें एक अहम किरदार हासिल हो जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया ने की है अफगानिस्तान में, वो रीजन जहाँ से वो बैठकर पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, जहाँ से कुलभूषणों को भेजता है, जहाँ से दहशतगर्द हमलावरों को भेजता है, जहाँ बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और खैबर पख्तूनख्वा में, वो सब कैसे होगा? उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा? वहाँ पर जो इतना बड़ा नेटवर्क उसने बनाया उसका क्या बनेगा? तो एक सोचने का जाविया या एक राय ये भी है कि इंडिया को पाकिस्तान की बढ़ती हुई ये इंपॉर्टेंस और अफगानिस्तान में पैदा होती हुई ये डेवलपमेंट और ये सूरत जो हाल जो है उसके नतीजे में तकलीफ हुई, और उसने ये ड्रामा सारा पैदा किया तवज्जो भी हटाने के लिए और अपने पाकिस्तान की इस इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए भी। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जब इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई तो उस वक्त से और पुलवामा से पहले इस तरह की कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हुई है जिसमें ये जो मोदी साहब है वो कह रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है, युद्ध ज़रूरी है, पाकिस्तान से युद्ध ज़रूरी है। तो अभी युद्ध में तो उसको मुंह पे पड़ गई, तो अगर वो सडनली डीएस्केलेट करता है तो वो अपनी शिकस्त मानने के मुतरादिफ होगा इसी इलेक्शन में, तो शायद वो ना करे। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि ना वो एस्केलेट करेगा ना वो डीएस्केलेट करेगा। और ये जो एस्पेक्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडिया को रोल दिया गया था पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान में, ये मसनूई था, इसकी कोई जगह नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने किया इसको। तो अभी जब वहाँ पर हकीकत सामने आ गई और अमेरिका को ज़रूरत पड़ी कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का रोल याद आया, और पाकिस्तान का रोल याद आया तो इंडिया का रोल ख़त्म हो गया। ये टोटली जो है एक मसनूई किस्म का एक सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। और उसका जो है जितना भी उन्होंने किया है या अभी भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको पता होना चाहिए कि हकीकत ये है कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी काम नहीं आएगी, ये टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। आप वहाँ से एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोर्चा खोदना चाहते हैं, बेशक खोद ले। पाकिस्तान इज़ वेल ट्रेन्ड टू डील विद टेररिज्म नाउ। और मेरे ख्याल में अभी जब ये हालात हैं, अमेरिका जो है जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जो अहमियत है कि अफ़गानिस्तान में के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है, इतनी कॉमन चीज़ें हैं कि पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट रहेगा। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब और आसिफ हुमायूं साहब, तीनों फ़ौज पाकिस्तान के साबिक अफसरान हमारे साथ मौजूद थे और बहुत तफसील से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल पैदा हुई उसके नतीजे में जो यहाँ पर अब मामलात हैं उसको बहुत तफसील से उसका अहाता किया, उस पर गुफ्तगू की। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।